हेलो फ्रेंड्स। हमने इसकी हम डिस्कस कर रहे थे पीटी 365 में हम 4 क्लास कवर कर चुके हैं। तो लास्ट की क्लास में हमने कवर किया था जो टाइगर रिजर्व रहे थे न्यूज में उनको, और जो इन्वेसिव स्पीसीज रही थी, जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां रही थी, उनको डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्पीसीज रही है न्यूज में। तो उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहले नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहले से क्लासों को देख रहे हैं तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब कोई लाभ मिल रहा होता है तो उसको सामाजिक कार्य में के रूप में उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। तो मम्मी और पापा ने भी पहले भी यही चीजें बताई होंगी आपको, आप सब अच्छे बच्चे हैं कि इस क्लास को क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना भला ही मत कीजिएगा, कर भला तो हो भला के सिद्धांत पे कार्य करिएगा। तो ठीक है, चलते हैं क्लास की तरफ कि कौन कौन सी हमारी स्पीसीज न्यूज में रही है। तो उन स्पीसीज को हम देखते हैं। तो पहली स्पीसीज कौन सी रही है, हम देखते हैं जो टेरिस्टोरियल स्पीसीज रही है। तो उसमें स्पीसीज में रही है हंगुल, जो कि कश्मीरी स्टैनिस को बोलते हैं। तो चर्चा में ये क्यों रही है, चर्चा में इसलिए रही है जो कश्मीरी जो हंगुल है इसकी संख्या में 10% की क्या की गई है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर इसके स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन का स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और जो डब्ल्यूपीए है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसकी अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है। और जो साइट्स है उस साइट्स की सूची 1 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है उसके जो तहत 22 स्पीसीज प्रजाति हैं उसमें भी इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। जो अगर इसके संरक्षण की बात अगर हम करते हैं तो संरक्षण की बात, इसकी विशेषताओं की देखते हैं। तो इसकी विशेषता में हम देखते हैं कि मध्य एशियाई लाल हिरण की उप प्रजाति है, और ये कहाँ पाई जाती है, कश्मीर के आसपास में एक स्थानिक प्रजाति के रूप में पाई जाती है। तो ये कश्मीर में कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में कहाँ पाई जाती है, दाची राष्ट्रीय उद्यान डीएनबी के मध्य पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसके संरक्षण के उपाय क्या क्या किए जा रहे थे। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट हंगुल चलाया जा रहा था, और इसको क्या कि जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है हंगुल। अब बात करते हैं एक नई स्पीशीज जो है, जो टेरिस्टोरियल स्पीशीज में आती है, वो स्पीशीज कौन सी है, नीलगिरी तहर। वो स्पीशीज कौन सी, नीलगिरी तहर। अब हम बात कर रहे थे नीलगिरी तहर के बारे में। तो नीलगिरी तहर क्या कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्या किया, जो नीलगिरी तहर परियोजना प्रोजेक्ट इसको चालू किया है। इसकी हम इसकी जो स्टेटस की बात करते हैं तो आईयूसीएन स्टेटस कौन सा, इंडेंजर्ड स्टेटस में रहा है, और जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। और जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है उसके तहत जो 22 स्पीशीज रखी गई है, उनकी सूची में से ये एक है, उस सूची में एक, उसमें 22 में ये शामिल की जा चुकी है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो नीलगिरी तहर भारत में अन्य सामान्य खुर वाली 12 प्रजातियों में दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजाति है। इसको स्थानीय रूप से मैं क्या बोलता है, इसको स्थानीय रूप में वनयाडु भी कहा जाता है। इसके 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य कौन से, शिल्पाधिकारम और कौन सा, शिव कासिद मणि में नीलगिरी तहर का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो ये हमने देखे इसकी विशेषताओं के बारे में। अब उनका इसका निवास क्षेत्र देखें, जो पर्यावास है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये वेस्टर्न घाट की एक नेटिव स्पीसीज है, मतलब स्थानिक स्पीसीज है, और ये कहाँ पाई जाती है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के अनामलाई पहाड़ियों में स्थित रहती है। इसके संरक्षण के लिए उपाय भी किए गए हैं। ये तमिलनाडु के राष्ट्रीय पशु का, तो हम बात कर रहे थे इसके संरक्षण के उपायों की। तो जो संरक्षण के उपाय हैं उसमें क्या कि तमिलनाडु का इसका राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है, और तमिलनाडु ने 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस भी घोषित किया है। मतलब 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है तमिलनाडु में। अब बात करते हैं जो संघाई हिरण, नेक्स्ट स्पीसीज हमारी कौन सी है, नेक्स्ट स्पीसीज है संघाई हिरण।
तो चर्चा में क्यों रही है, चर्चा में है कि जो मणिपुर की सरकार है उसने यह आशंका प्रकट की है कि लोकटक झील है उसकी जो जल विद्युत परियोजना है वो कहीं ना कहीं जो संघाई हिरन है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो संघाई हिरन के बारे में अगर हम बात करें तो जो संघाई हिरन है उसका IUCN स्टेटस कौन सा है, इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में रखा गया है और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा गया है और जो इसका साइट्स है ना उस साइट्स की परिशिष्ट 1 में रखा गया है और जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है उसमें भी इसको शामिल किया गया है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम इसकी विशेषताएं की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं और यह क्या कि एक मीडियम साइज का डियर है, ठीक है। और जो इसके जो सींग होते हैं ना इसके अनोखे सींग के रूप से अनोखे सींग के रूप में ये पाया जाता है, तो उसके रूप से जाना जाता है क्योंकि इसकी जो सींगों की बनावट होती है वो एक अजीब तरह से होती है, जैसा कि आप जो इसमें पिक्चर दी हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो इसके पर्यावास की कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है। लोकटक झील जो चर्चा में रही थी, तो लोकटक झील की बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह झील तैरते हुए बायोमास के लिए प्रसिद्ध है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं फुमदी, फुमदी बोलते हैं। और रामसर कन्वेंशन के तहत लोकटक झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में भी नामित किया जा चुका है। अब बात करते हैं संरक्षण के उपाय। संरक्षण के उपाय क्या है कि जो ये है जो ये संघाई हिरण है इसको मणिपुर का राजकीय पशु भी घोषित किया जाएगा। मणिपुर का क्या राजकीय पशु है। अब बात करते हैं पेंगोलिन की, तो पेंगोलिन क्या है कि वैज्ञानिकों ने बताया कि चीन में अत्यधिक इंडेंजर्ड पेंगोलिन की एक प्रजाति की खोज की गई है। IUCN स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है इंडियन पेंगोलिन और WPA 1972 की बात करते हैं तो शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में भी इसको रखा गया है। तो अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र स्तनधारी है जो कि पूर्ण रूप से किसके सल्कों के द्वारा ढका हुआ होता है और जो वयस्क नर का आकार मादा के लगभग 1/3 बड़ा होता है और यदि इसको खतरा होता है तो ये अपनी जो उसके ऊपर की जो सल्क होती है उसको गेंद के रूप में परिवर्तित कर लेता है, गोल हो जाता है, ठीक है। जो इसका पर्यावरण से जो निवास है तो अफ्रीका में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। 4 प्रजातियां कौन कौन सी है, एक तो काले पेट वाला पेंगोलिन, दूसरा सफेद पेट वाला पेंगोलिन, तीसरा क्या है कि जो विशाल ग्राउंड पेंगोलिन और चौथा कौन सा टेम्पिक ग्राउंड पेंगोलिन। ये इसमें 4 प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो एशिया की, तो एशिया में भी इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक कौन सा तो भारतीय पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन, दूसरा कौन सा जो फिलीपाइंस पेंगोलिन, तीसरा सुंडा पेंगोलिन और चौथा चाइना पेंगोलिन इसमें पाए जाते हैं। अब ये स्पीशीज हो जाती है समाप्त एंड नेक्स्ट स्पीशीज हमारी कौन सी है, नेक्स्ट स्पीशीज डालेंगे हुल्लॉक गिवन। अब बात करते हैं हुल्लॉक गिवन की, तो चर्चा में क्यों रहा है, मतलब चीन में जो गिब्बन पर आयोजित एक वैश्विक कार्यक्रम में भारत की एकमात्र कपि कौन सा हुल्लॉक गिवन पर संरक्षण की स्थिति पर क्या की है, चिंता व्यक्त की गई है। अगर इसके IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो जो पश्चिमी हुल्लॉक गिवन है उसको इंडेंजर्ड में रखा गया है और जो पूर्वी हुल्लॉक गिवन है उसको वल्नरेबल स्टेटस में रखा गया है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें कि इसके क्या क्या फीचर्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो गिब्बन जो है वो सभी कपियों में जो सबसे छोटा और सबसे तेज होता है और ये आमतौर पर जो नदियों के पास पाया जाता है और यह सर्वाहारी होता है, तो यह फल भी खा लेता है, कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, पत्ती वगैरह खाकर भी क्या रहता है, जीवित रह लेता है। अगर हम इसके पर्यावास की बात करते हैं तो ये एशिया में दक्षिण पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वनों में ये पाया जाता है और हुल्लॉक गिवन जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाली गिवन की 20 प्रजातियों में से एक है। भारत में केवल ये कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाया जाता है। अब एक और स्पीशीज रही है, वो स्पीशीज कौन सी, नमदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। तो ये क्या है, जो नमदफा फ्लाइंग स्क्वायरल यानी उड़ने वाली गिलहरी जो अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखी गई है।
आपको पता होगा कि पिछले 42 साल में इसको नहीं देखा गया, 42 साल बाद इसको देखा गया हिमाचल प्रदेश में। अगर इसकी आईयूसीएन स्टेटस की बात करते हैं तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसकी शेड्यूल्ड 1 में मतलब अनुसूची 1 में रखा गया है। जो इसकी विशेषताएं की बात करते हैं तो ये रात्रिचर जीव है, मतलब ये रात में शिकार के लिए अपने रात में घूमते हैं, और यह पूर्वोत्तर भारत का स्थानिक मतलब एंडेमिक स्तनपायी है। इसके प्राप्ति क्षेत्र का कि यह गिलहरी केवल अरुणाचल प्रदेश के नमदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो हमारे लिए क्या हो जाता है, पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर हम इसके खतरे की बात करते हैं तो इसको जो खतरे किस किस से हैं, तो इसके अवैध शिकार के कारण और जो इसका पर्यावरण है उसके नुकसान के कारण इसको कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो गया है। और जो नेक्स्ट स्पीसीज है, नेक्स्ट स्पीसीज हमारी रहती है एशियाई जंगली कुत्ता, जिसको ढोल कहते हैं। ये चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में इसलिए रहा है कि जो कर्नाटक है उसके शिवमोगा जिले में एशियाई जंगली कुत्ते को क्या कहते देखा गया है, लेकिन इस स्थान पर इसको देखे जाना एक बहुत दुर्लभ घटना है, जो कि नहीं देखे आम रूप में वहां पर नहीं देखे जाते हैं। अब बात करते हैं जो इसके संरक्षण की स्थिति। तो आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है, आईयूसीएन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसमें इसको शेड्यूल्ड 1 में रखा गया है, और जो साइट्स की शेड्यूल्ड 2 में इसको परिशिष्ट 2 में इसको रखा गया है। जो इसकी विशेषता है तो ये है कि ढोल जो है, जो जंगली कुत्ता है एशियाई, ये शीर्ष शिकारियों में शामिल होते हैं और डॉग फैमिली का एक मांसाहारी जीव है, डॉग फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो इनका पर्यावास है तो ये क्या कि मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है, और इसकी अधिकतर आबादी कहाँ पाई जाती है, भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं। तो ढोल के संरक्षण के लिए ब्रीडिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये स्पीसीज समाप्त हो जाती है, और नेक्स्ट स्पीसीज हमारी क्या है, नेक्स्ट स्पीसीज है हमारी एटनबरो एकिडना क्या की चर्चा में क्यों रही है, जो इंडोनेशिया में इसको दोबारा से फिर से खोजा गया है, और इस प्रजाति का नाम जो ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो के नाम पर रखा गया है। इससे पहले इस प्रजाति को आखिरी बार 1961 में 1961 में देखा गया था। अब बात करते हैं इसकी आईयूसीएन स्टेटस की। तो आईयूसीएन स्टेटस में इसकी जो स्थिति है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस इसको दिया गया है। और इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें एक एक करके, तो एकिडना की 4 प्रजातियां, इनमें से 3 लंबी चोंच वाली होती है, और मतलब एंटोरो एकिडना, वेस्टर्न एकिडना और क्रिटिकली इसको क्या माना गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना गया इन दोनों को। और एकिडना क्या होगा, निशाचर होते हैं और शर्मीले भी होते हैं। ठीक है, और जो कि मोनोट्रेंड्स अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं। अगर इनके पर्यावास की बात करें तो ये प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया की तस्मानिया सहित और न्यू गिनी में ये पाई जाती है मूल रूप से, जिनका पर्यावास है। ठीक है, अब आता है एम्परर पेंगुइन। तो एम्पर पेंगुइन क्या कि जो चर्चा में क्यों रही है, चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि जो हालिया अध्ययन में एम्पर पेंगुइन को इस नदी के अंत तक आंशिक रूप से विलुप्त हो जाने का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो अगर इसकी आईयूसीएन स्टेटस देखें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटनेड, इसका नियर थ्रेटनेड है। और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये पक्षी जो है उड़ने में असमर्थ होता है, और यह पेंगुइन की 18 प्रजातियों में से सबसे बड़ी प्रजाति है, सबसे बड़ी स्पीशीज है। और ये क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं और ये समूह में रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, तो जो नर पेंगुइन होता है वो विशेष रूप से अनुकूलक ब्रूड पाउच में 65 से 75 दिनों की अवधि तक क्या करते हैं, अंडों को सेकते हैं। तो इसमें मादा नहीं देती, इसमें कौन सेकते हैं, जो नर पेंगुइन होते हैं वो अंडों को सेकते हैं। ठीक है, और इसका जो पर्यावास है, तो इसका पर्यावास कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अंटार्कटिका द्वीप समूह में ये पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज न्यूज में रही है, वो है मिथुन। तो जो फसाई है मतलब भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है
हर्षाई ने क्या किया, मिथुन को खाद्य पशु मतलब फूड एनिमल घोषित कर दिया है। इसका नाम क्या है, अगर इसका साइंटिफिक नाम की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नाम है बोस फ्रंटिलिस। तो अब बात करते हैं जो फूड एनिमल है, खाद्य पशु ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो जिन्हें खाद्य उत्पादन या मांस या मानव उपभोग के लिए उनको क्या किया जाता है, उनको पाला जाता है। ठीक है, अगर इसके संरक्षण की स्टेटस को हम देखें तो साइट्स की जो साइट है उसकी परिशिष्ट वन में रखा गया है। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में हम गौर करते हैं तो इसकी विशेषता क्या है कि यह प्रजाति बोविडे कुल से कुल का जुआनी करने वाला एक जानवर है, और यह है कि यह गौर भारतीय बाइसन जैसा दिखता है लेकिन उसकी तुलना में ये छोटे आकार का होता है। अब बात कर लेते हैं इसके पर्यावरण की, तो यह समुद्र तल से 300 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बांग्लादेश में, म्यांमार में और चीन में सर्वाधिक आबादी के पाए जाते हैं। अरे भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम इत्यादि में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो इसके संरक्षण संबंधी उपाय क्या क्या गवर्नमेंट ने संरक्षण किए हैं। तो राष्ट्रीय पशु घोषित किया हुआ है इसको, अरुणाचल प्रदेश का और नागालैंड का, दोनों को क्या राष्ट्रीय पशु इसको घोषित किया हुआ है। दूसरा है मिथुन को, जो मिथुन का ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागालैंड में स्थापित किया गया है। ठीक है, जो ICAR है उसका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया मिथुन के लिए, तो किया गया नागालैंड में। अब देख लेते हैं जो हमारे एलियन स्पीशीज रहे हैं, जो पक्षी प्रजाति रहे हैं, तो चर्चा में क्यों रहे, तो एक पक्षी प्रजाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, चर्चा में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो IUCN का स्टेटस है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है, और जो WPA है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत इसको शेड्यूल्ड 1 में रखा गया, और जो साइट है उसकी शेड्यूल्ड 1 में रखा गया साइट्स में भी। और जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है जो उसके तहत 22 स्पीशीज को रखा गया, तो उनमें से एक है, मतलब उसको कार्यक्रम में रखा गया है। अगर इसकी विशेषताओं की बात हम करते हैं तो यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानीय प्रजाति मतलब एंडेमिक है, और यह है कि ये सर्वहारी पक्षी है। सर्वहारी पक्षी है मतलब ये, और भारत में पाई जाने वाली जो बस्टर्ड है उनकी कुछ प्रजातियां और भी हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हम बात ही कर रहे थे, दूसरा है कि लेशर फ्लोरिकन है, और तीसरा है कि बंगाल फ्लोरिकन। तो इन्हें मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, जिसको मध्य प्रदेश में सोनचिड़िया बोला जाता है, और राजस्थान में क्या बोला जाता है, राजस्थान में गोडावल बोला जाता है, और महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है मधुमक्खी। ठीक है, तो जो इसका पर्यावास है कि राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही सीमित है, और राजस्थान में जो इसकी आबादी है ना वो सबसे ज्यादा है, राजस्थान में इनकी संख्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वो सबसे ज्यादा है। और संरक्षण के लिए इसके उपाय क्या किए गए हैं, तो जनन केंद्र की स्थापना कर इनके संरक्षण हेतु जगह उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एक नया स्पीशीज जो कि एवियन स्पीशीज है, ये है कि वेस्टर्न ट्रोगोपैन। तो वेस्टर्न ट्रोगोपैन क्या है, चर्चा में क्यों रहा है, पता है जो हिमाचल प्रदेश में इसकी आबादी में क्रमिक रूप से वृद्धि देखी गई है, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर इसकी बात करते हैं तो IUCN स्टेटस की, तो IUCN स्टेटस का कौन सा वल्नरेबल है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 है उसके अंतर्गत इसको शेड्यूल्ड 1 में रखा गया है, और जो साइट है साइट की परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया है। जो इनकी विशेषताएं होती हैं तो ये जैसे यह पक्षी समशीतोष्ण शंकुधारी एवं पर्णपाती वनों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। जो इसका पर्यावरण है ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी पश्चिमी हिमालय और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होते हुए उत्तरी पाकिस्तान की सीमा से लेकर गढ़वाल तक और पश्चिमी भारत तक स्थानिक रूप से पाया जाता है, मतलब यहाँ पे एंडेमिक रूप से पाया जाता है। तो इसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो जो ये संरक्षण है इसको हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया हुआ है, राजकीय पक्षी बनाया गया है, और ये राजकीय पक्षी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक नई स्पीशीज की, यह स्पीशीज है डोडो रेफस कुबलैक्स।
डोडो की बात करते हैं, तो डोडो की बात क्या करते हैं कि चर्चा में इसलिए है कि जो अनुवांशिक विद है या जो संरक्षणवादी है, तो वो क्या कहते हैं, 17वीं शताब्दी के अंत में विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी को दुनिया में वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयासरत है। तो अगर इसकी विशेषताएं देखें, मतलब संरक्षण की स्थिति देखें, क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है, तो आईयूसीएन स्टेटस इसको क्या है, आईयूसीएन स्टेटस जो दिया गया है इसको, आईयूसीएन स्टेटस दिया गया है एक्सटिंक्ट का, दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की, तो यह पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होता है, और डोडो क्या है, जो कबूतर होते हैं, जो पिजन होते हैं, उनकी फैमिली से संबंधित होता है। डोडो का निकटतम जीव संबंधी कौन सा है, निकोबार कबूतर है, जो निकोबार में कबूतर पाया जाता है वो है। तो ऐसा माना जाता है कि पाचन के मदद के लिए ये गिलहरी पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है। तो थे हो गए ना भाई, एक्सटिंक्ट हो गए। और इनका पर्यावास कहाँ था, तो यह मॉरिशस द्वीप की जो एंडेमिक स्पीशीज थी, मतलब जो मॉरिशस द्वीप था वहां की यह एक स्थानिक प्रजाति के रूप में थी, ठीक है। अब एक और स्पीशीज है जो कि एलिगेट स्पीशीज चर्चा में रही है, वो कौन सी, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी या पिट्टा मेगारिचा। ये क्या है कि उड़ीसा में इसकी पहली पक्षियों की पहली गणना की गई थी, की गई है, और इस दौरान बताया गया कि लगभग 179 पक्षियों को इसमें देखा गया है। तो जो आईयूसीएन का स्टेटस है इनके लिए, तो आईयूसीएन के स्टेटस में ये नियर थ्रेटेड पाए गए हैं। और जो वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट है, जो WPA है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, और उसके अंतर्गत इसको अनुसूची मतलब शेड्यूल्ड सेकंड में रखा गया है। अगर इसकी विशेषताओं की बात हम करते हैं, तो ये एक बहुत ही एक एकांत प्रिय पक्षी होता है, और इनकी लंबाई जो होती है 17 सेंटीमीटर से लेके 19 सेंटीमीटर तक होती है, और इनका वजन जो होता है, वेट जो होता है, वो 45 ग्राम से लेकर 65 ग्राम तक होता है। यह पक्षी जो आमतौर पर कीड़े मकोड़ों को या अन्य अकशेरुकीय जो जंतु होते हैं उनको क्या करता है, उनको ये खाता है, ठीक है। अगर इसके पर्यावास की देखें, तो ये इसका निवास स्थान कहाँ था, यह भारत के पूर्वी भागों में विशेष रूप से उड़ीसा में, और कहाँ, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त म्यांमार में, बांग्लादेश में, और मलेशिया, सिंगापुर आदि के देशों में भी क्या पाया जाता है, वहां भी ये पाया जाता है। और बात करते हैं अब नेक्स्ट स्पीसीज की, पेंटेड स्टॉक। पेंटेड स्टॉक की हाल में इसके एक झुंड को कहाँ देखा गया, आंध्र प्रदेश में देखा गया। अगर इसके संरक्षण की स्थिति को देखें, आईयूसीएन की स्टेटस को देखें, तो ये नियर थ्रेटनेड है। और अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को देखें, तो ये अनुसूची मतलब शेड्यूल्ड सेकंड में रखा हुआ है इसको अभी तक। इसकी विशेषताओं की बात करें, तो यह क्या कि सिकोनिडी कुल से संबंधित पक्षी है, और इसका प्रजनन काल उत्तर भारत में जुलाई से अक्टूबर में होता है, और जो दक्षिण भारत है वहां पे नवंबर से मार्च में देखा जाता है, क्योंकि वहां पे गर्मी पर्याप्त मात्रा में रहती है, तो ये क्या शिफ्ट हो जाते हैं, दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनकी चोंच के नीचे एक घुमावदार सिरे के साथ एक लंबी पीले और भारी और पीले रंग की होती है, ठीक है। और इनके सिर पर फर नहीं होते हैं, और सिर पर लाल रंग या नारंगी रंग होता है इनके सिर पर, ठीक है। तो इनका पर्यावास है, ये ताजे जल की आर्द्र भूमियों में, और कभी कभी ये कोस्टल एरिया में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में, भारत में, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम इत्यादि में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इंपोर्टेंट ये हो जाता है कि भारत में कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एवियन स्पीशीज थी वो हमने देख लिया, जो हमारी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज थी वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारी एक्वेटिक स्पीशीज है, जो हमारी जलीय प्रजातियां हैं जो कि न्यूज में रही है, तो उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आती है घोल मछली या ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। तो घोल मछली चर्चा में क्यों रही है, तो घोल मछली चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि जो घोल मछली है उसको गुजरात ने अपने स्टेट फिश को घोषित कर दिया कि ये हमारी स्टेट फिश के रूप में होगी, ठीक है। ग्लोबल, और इसकी घोषणा जो की गई थी वो की गई थी ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उपयोग क्या है, जो इसकी विशेषता है, तो इसकी विशेषताओं के अगर हम देखते हैं कि औषधि के रूप में और व्यावसायिक महत्व अधिक होने के कारण इस मछली को स्विम
ब्लैडर की कीमत बहुत अधिक होती है। जो इसकी मछली के स्विम ब्लैडर होते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा अधिक होती है, जिसके कारण इसकी क्या होती है, इसकी पोचिंग होती है। अब बात करते हैं जो उसके उपयोग की। तो अब उपयोग क्या है, जो आइजलांस तैयार करने में, मतलब आइजलांस क्या होता है, ये कोलेजन का एक रूप होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से क्या है कि वाइन को या बियर को जो क्लीन करते हैं उसको साफ करने में किया जाता है। दूसरा क्या, जो ट्रेडिशनल चिकित्सा है उसमें भी यूज करते हैं इसको। और दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है कि सौंदर्य प्रसाधन, जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं उसके उसमें भी इसको ब्लैडर को यूज किया जाता है। तो इसके कारण इसकी क्या की पोचिंग होती है। अगर हम इसके पर्यावास की बात करते हैं तो ये पर्यावास क्या कि हिंद महासागर में और फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर तक बड़े पैमाने पर पाई जाती है। तो जो हमारी ये स्पीशीज थी, जो एक्वाटिक स्पीशीज थी, ये भी लगभग समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं जो रेप्टाइल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो एम्फिबियंस हैं, या उसके संबंधित कोई भी और स्पीशीज जो न्यूज में रही है तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्पीशीज को ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीशीज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं घड़ियाल की। तो इस चर्चा में क्या हो रहा है, घड़ियाल। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य है, वहां की महानदी में सप्तकोशिया गोड्स के पास 35 नवजात घड़ियालों को देखा गया है। और घड़ियाल क्या होता है, घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है। अगर हम इसके आयुषीयन स्टेटस को गौर से देखें तो आयुषीयन स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसकी शेड्यूल्ड 1 में इसको रखा गया है। और जो साइट है उस साइट की श्रेणी की उसकी विशिष्ट 1 में इसको रखा गया है। तो मतलब WPA 1972 की जो सूची है उसके बनाया रखा गया है, और जो साइट्स है उसमें भी विशिष्ट 1 में इसको रखा गया है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की तरफ चलते हैं। तो जो विशेषताएं हैं, तो इनकी खास विशेषता उनकी क्या होती है, उनकी स्ट्रोक होती है। जो सभी जो और सभी मगरमच्छों में क्या होता है, सबसे पतला होता है और सबसे लंबा भी होता है। तो जो अन्य मगरमच्छ होते हैं उनके विपरीत में घड़ियाल क्या करते हैं, जो वार्म ब्लडेड स्पीशीज होते हैं उनको ये खाते हैं। मतलब ये क्या होता है कि जो बड़ा सा बड़ा घड़ियाल भी क्या होगा, वो क्या करेगा, केवल मछली को ही खाएगा, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड स्पीशीज को ही खाते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि वे अपने शरीर के तापमान को गर्म करने के लिए या ब्रीडिंग करने के लिए क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, वहां से आप अपनी बॉडी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके पर्यावास की, इसका निवास क्षेत्र कहाँ रहा है, तो ये विशेष रूप से जो गहरे और तेज बहाव वाले जगह, खड़ी ढाल वाले रेतीले तटवाद की नदियों में पाए जाते हैं। तो अगर बात करते हैं तो घड़ियाल मुख्य रूप से इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, चंबल नदी में पाए जाते हैं। और चंबल नदी क्या है, चंबल नदी सहायक नदी है यमुना की, यमुना की सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा टॉपिक समाप्त। अब नेक्स्ट स्पीशीज है हमारी जो रेड सैंड बोआ, जिसको हम बोलते हैं दो मुंहा से यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम दो मुंहा। इस चर्चा में क्या हो रहा है कि एक WCS है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है, कंजर्वेशन सोसाइटी है इंडिया ने इसमें क्या की, एक रिपोर्ट जारी की है और बताया जो सैंड बोआ है इसका अवैध व्यापार काफी मात्रा में होता है। ये जो सैंड बोआ है, जो दो सिर वाला सांप है, इसमें क्या होता है, ये गैर विषैला होता है और क्या होता है, ओवोवाइपरस होता है। इसके आंतरिक निषेचन होता है सांप में। ठीक है, इसका उपयोग कुछ दवाइयों में किया जाता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह में किया जाता है, काले जादू में भी इसका यूज किया जाता है। और इसके कारण इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, वहां पर इसकी अच्छी खासी कीमत है। इसके कारण इसका क्या होता है, शिकार होता है, इसको लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इसको तस्करी कर देते हैं। जो इसका पर्यावरण है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है और ईरान में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है, भारत के साथ पाकिस्तान में और ईरान में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अब बात करते हैं एक नई स्पीशीज की। नई स्पीशीज क्या है, डांसिंग फ्रॉग। मतलब डांसिंग फ्रॉग मतलब मेंढक है जो क्या काम करता है, जो डांस करता है। अब बात करते हैं कैसे कैसे डांस कर रहा है। तो अगर हम इसके संरक्षण की स्थिति देखते हैं तो जो नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग है
वो वल्नरेबल रखा गया है, वल्नरेबल स्टेटस है उसका। और जो व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका नाम जो है डांसिंग फ्रॉग इसलिए रखा गया क्योंकि ये फुट फ्लैगिंग करते हैं। मतलब क्या करते हैं, इसमें नर मेंढक अपने पिछले पैरों को एक एक करके क्या करते हैं, फैलाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ये लगता है कि ये मेंढक क्या कर रहा है, ये फ्रॉग क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। ठीक है। और इस प्रजाति को आक्रामक प्रजाति, भूमि उपयोग परिवर्तन और चरम मौसम आदि के लिए खतरा के रूप में, तो आदि से क्या है, खतरा है। ठीक है, क्योंकि इसकी आक्रामक प्रजाति इसको क्या कर लेती है, इसका शिकार कर लेती है। जो इसका पर्यावास है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पश्चिमी घाट की एक एंडेमिक स्पीसीज है, पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न कोस्ट की एक स्थानिक प्रजाति है। अब एक और पॉइंट है, जो एक और टॉपिक है, न्यू टॉपिक है कि पीले रंग के पेट वाला समुद्री सांप, इसको क्या बोलते हैं, पेलामिस प्लेटुरस, पेलामिस प्लेटुरस। तो चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में इसलिए रहा कि जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में के तट पर पीले रंग के पेट वाला समुद्री सांप देखा गया, जो कि एक बहुत ही अत्यधिक विषैला सांप होता है। ठीक है, और यह प्रजाति बंगाल की खाड़ी में नहीं देखी जाती है। ये प्रजाति जो सांप की आमतौर पर अरब सागर में देखी जाती है। तो चर्चा का विषय यही है कि ये बंगाल की खाड़ी में कैसे आ जाता है, कैसे आया। तो अगर हम इसकी बात करते हैं IUCN स्टेटस की, तो IUCN स्टेटस के तहत इसको लीस्ट कंडीशन में रखा गया है, लीस्ट कंडीशन स्टेटस दिया गया है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं में देखते हैं तो यह इसके नीचे का पेट की तरफ पीला रंग होता है और ऊपर पीठ पर भूरा रंग होता है। और और इसके साथ ही बड़े काले धब्बों के साथ पीले रंग की चपटी पूंछ भी होती है। और ये मांसाहारी होते हैं और ये क्या करते हैं, ये मछलियों को शिकार बनाते हैं। ठीक है, और जो इसका पर्यावरण है प्रशांत और हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय भागों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो हम देख रहे थे, अब देखेंगे हम प्लांट स्पीशीज जो कि न्यूज में रही है। तो एक एक करके प्लांट स्पीशीज को भी देखते हुए चलते हैं। तो पहली स्पीशीज कौन सी चर्चा में रही है, पहली स्पीशीज रही है जो गुच्छी मशरूम रही है। तो इस चर्चा में क्यों रही है, जो मौसम के अत्यधिक पैटर्न और वसंत की जल्दी शुरुआत से गुच्छी मशरूम संग्रह करने वाले लोगों के समक्ष संकट पैदा कर दिया गया। अब बात करते हैं इसकी विशेषता से। गुच्छी मशरूम को मोरेल मशरूम भी कहते हैं और दुनिया के सबसे महंगे फंगस के रूप में बिकता है, सबसे फंगस के रूप में है। और यह सड़ती हुई लकड़ी के लट्ठों पर गुच्छों के रूप में उगता है और बसंत ऋतु, और ये क्या उगता है, जो बसंत ऋतु होती है उसके कुछ सप्ताह तक ही प्राप्त किया जाता है। तो जो गुच्छी मशरूम है उसकी जो व्यावसायिक कृषि है, जो व्यावसायिक रूप से खेती नहीं की जा सकती, तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होता है क्योंकि इसके अंतर्गत पोटेशियम भी काफी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन भी पाया जाता है, इवन विटामिन डी तक भी इसमें पाया जाता है और इसमें तांबा भी पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट खूब सारे इसमें दिए होते हैं, खूब सारे इसमें विद्यमान होते हैं। तो यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश, मतलब जो पर्वतीय एरिया है वहां पर इसको पाया जाता है। अब एक और चीज, एक और पॉइंट आ जाता है, एक और स्पीसीज न्यूज में, वो कौन सी, बायोबाब। बायोबाब क्या है, चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में इसलिए रहा कि जो वन विभाग ने बायोबाब वृक्षों को व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए काटने की अनुमति दे दी है। लेकिन भील जनजाति क्या कर रही है, जो ट्राइबल एरिया है, जो मतलब भील ट्राइब है, वो इसको क्या कर रही है, वो वन विभाग के इस निर्णय को क्या कर रही है, विरोध कर रही है। उसका प्रदर्शन इसके लिए किए गए थे, ये इसलिए न्यूज में रही है। अगर हम इसकी स्टेटस की बात कर लेते हैं, तो अगर हम इसके स्टेटस की बात करते हैं तो IUCN का स्टेटस इसके लिए लीस्ट कंडीशन है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो बायोबाब क्या है, एडोशोनिया कुल से संबंधित है और यह मुख्य रूप से कहा, अफ्रीका की मुख्य भूमि, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक प्रजाति के रूप में, एंडेमिक स्पीशीज के रूप में पाई जाती है। और इनके तने जो होते हैं बिल्कुल गोल होते हैं, जो बैरल होते हैं ना, उस बैरल के समान होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये 2000 साल तक जीवित रह सकता है। जो ये पेड़ जो है, जो ये वृक्ष है, ये 2000 साल तक, मैं करेक्ट करूंगा, 2000 साल तक क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज है हमारी
जो जेंटियाना कुरु चर्चा में क्यों हो रही है? चर्चा में इसलिए जो उत्तराखंड का वन विभाग है उसने इस पौधे को विलुप्त होने से बचा लिया है। तो मतलब जेंटियाना कुरु क्या है? एक पौधे की प्रजाति है और यह है क्या कि 12मासी औषधीय पौधा है और इसके पुष्प जो होते हैं वो गहरे नीले रंग के होते हैं और इसे सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? हिमालयन जेटियन या ट्रोमन के नाम से जाना जाता है इसको, जिसको ट्रोमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य जो मतलब इसकी जो स्वास्थ्य कह रहा हूँ, जो इसका उपयोग होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यकृत के रोगों के लिए और जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है उसके लिए और जो डायबिटीज होता है या जो अपने यूरिनल के जो जितनी डिसीज वगैरह होती है उसके उपचार में इसको सहायक किया जाता है। तो ये इसका प्राप्ति क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत, नेपाल, पाकिस्तान और हिमालय क्षेत्र में के घास के मैदानों में और चट्टानी क्षेत्र दोनों में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। एक स्पीसीज आती है इम्पेशंस करुप्सामी। ये क्या चर्चा में क्यों रही है? चर्चा में ये रही है कि वैज्ञानिकों ने एक नई पादप प्रजाति को क्या किया है? डिस्कवर्ड कर दिया, इसको पहचान लिया, उसको खोज कर लिया है और इसकी खोज तमिलनाडु के कलकक्कड़ मुंडंतुरा टाइगर रिजर्व में की गई है। ठीक है, जो इसका नाम है वो किसके रूप में रखा गया? जो तमिलनाडु के जीव विज्ञानी है डॉक्टर एस करुपासामी के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, एक और स्पीसीज आती है जो अभी डिस्कवर की गई है वो क्या कि लिशियोनो नोट्स नामचूनी। तो ये क्या है? ये एपिफाइट्स की एक प्रजाति है और जो कि बीएसआई द्वारा खोजी गई है। ठीक है, इस प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के जो ख्यातिकार समुदाय के समाज सुधारक स्वर्गीय चाउनफुंगकु नामचून के नाम से क्या किया गया? सम्मान में रखा गया है। अब बात करते हैं कर्क्यूमा काकचिंगेज। जो कर्क्यूमा है काकचिंगेज ये क्या है? ये एक फूल वाले पौधे की नई प्रजाति है जो कि कहाँ की गई है? जो कि मणिपुर में खोजी गई है। और दूसरा करके साइरेटो डेक्लाइनस, ये क्या कि गैको की एक प्रजाति है और क्या पे मिजोरम के बेरेंगेटे शहर में इसको खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नोआ बीइंग म्यूजिक फ्रॉग है। ये क्या कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कमलांग भू क्षेत्र में इसको खोज की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पीसीज कौन सी है हमारी? वेटिलिपेस कलामी। तो शोधकर्ताओं ने जो मैरीन टार्डिग्रेड है कि एक नई प्रजाति का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा गया है। जो ये है जो वाटर बियर है जो टार्डिग्रेड्स है ये 8 पैर वाला क्या है? सूक्ष्म जीव होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्मेंगेडन रीड टेल की बात करते हैं। तो कहा कि वेस्टर्न घाट की एक नई डोमेस्टिक फ्लाई प्रजाति है। ठीक है, अब कहते हैं बदीस लिमाकुमी क्या कि नागालैंड के मिलक नदी से ताजे जल की एक छोटी मछली खोजी गई है। कहाँ खोजी गई? नागालैंड। तो ये आपको स्पीसीज दे दिया जाएगा और मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, मैच करने के लिए कि आपको कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, केवल एक सही है केवल दो सही है। तो इसमें इतना ही देखना है कि कौन सी स्पीसीज है और कौन सी चीज की स्पीसीज है, मतलब प्लांट है या एम्फियंस है या फिर वो रेप्टाइल्स है। ठीक है, ये सब आपको देखना है और कौन सा कि वो कहाँ खोजी गई है और किसके द्वारा खोजी गई ये आपको देख लेना है। इतना ही हमारे लिए काफी रहेगा। अब बात करते हैं टेरी गोट्रेलिया इंटरमेडिका। ये क्या कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिमी बंगाल में जो वेस्ट बंगाल है समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, तो जो हमारी स्पीसीज न्यूज में रही थी वो स्पीसीज हो जाती है समाप्त। सारी स्पीसीज समाप्त हो रही है। उसके साथ साथ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जो वन के तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने देख लिया जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज न्यूज में रही थी जो और जो एक्वेटिक स्पीशीज न्यूज में रही थी।
जो मैमल्स रेप्टाइल्स या जो इंसेक्ट्स वगैरह थे वो सब स्पीशीज न्यूज में रही थी, या जो न्यूली डिस्कवर स्पीशीज हैं उन सबको आज हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि पिछले अप्रैल से लेके और अप्रैल 2023 से लेकर और दिसंबर 2023 तक न्यूज में रही है, उनको हमने क्रमवार रूप से डिस्कस कर लिया है और उनमें उन पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट हो जाते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है और क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर हम पीवाईक्यू के ट्रेंड को एनालिसिस करें तो हमको ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते रहे हैं विगत वर्षों में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रह देते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को कीजिए, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके चैनल मतलब आपको वीडियो मिल रहेगी। आज हमारी पॉलिटी की क्लास थी, वो किसी कारणों से आज पॉलिटी की क्लास नहीं हो पा रही है, तो वो आपकी क्लास कल में और समय आपकी क्लास दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी। चंचल सर आपसे मिलेंगे क्लास में, तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।